हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 11 दिसंबर है। 10 दिसंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मेरा लेक्चर आपको बहुत पसंद आने वाला है। उसका एक रीजन है कि मेरे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है, जो कि सिंपल इजी फॉर्मेट में है और आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लगेंगे। आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी इशू लगता है तो आप उसे कमेंट कीजिए। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, एक तो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड न्यूज आई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सारी चीज़ें आई है। देखो अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेन किलर का नाम है मेप्टाल स्पा। ये क्या है? तो ये क्या होता है कि जब हमारे जो लेडीज होती है या गर्ल्स होती है, उनमें जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम अगर बहुत ज़्यादा पेन करता है तो उस टाइम पे इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी अलर्ट दिया है किसने? आईपीसी, इंडियन फार्मासोपिया कमीशन ने। तो अभी हमको क्या टॉपिक पढ़ना है? इंडियन फार्मासोपिया कमीशन। इसकी न्यूज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि इंडियन फार्मासोपिया कमीशन ने उन्होंने अलर्ट किया है कि अगर आप डेली बेसिस पर या मंथली में अगर 4 जैसे दिन पीरियड्स का टाइम रहता है और आप एक से ज़्यादा या दो, मोस्टली दो तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर आपने इस टाइप की जो मेडिसिन का यूज़ किया तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। इसके कारण आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, आपकी एंटीबायोटिक कैपेसिटी खत्म हो सकती है और इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। ऐसा हमारी इंडियन फार्मासोपिया कमीशन ने अलर्ट किया है। तो वो बोलते हैं कि इस ड्रग को बहुत कम से कम यूज करो, इस मेडिसिन को जितना कम यूज कर सकते हैं उतना फायदा रहेगा। बहुत ज़्यादा पेन हो तभी इसको यूज करना चाहिए, वो भी 1 टेबलेट ओनली, और बहुत ही ज़्यादा आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो 2 टेबलेट, तो ये हो सकता है। चलो अभी हमको क्या पढ़ना है? इंडियन फार्मासोपिया कमीशन। तो इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी सबसे पहले तो याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। उसके बाद ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इंडिया के अंदर जो ड्रग्स होती है उसके स्टैंडर्ड को सेट करने का काम किसका है? इस इंस्टीट्यूशन का है। ये पब्लिश करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। यानी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने का काम करता है जिसके अंदर मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बोला जाता है बाय वे ऑफ एडिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ्स इन द फॉर्म ऑफ इंडियन फार्मासोपिया। और उसके अंदर क्या हो सकता है? ऐड किए जाते हैं न्यू और एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ्स को ऐड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन फार्मासोपिया। जो इंडियन फार्मासोपिया है उसके फॉर्म के अंदर उन मोनोग्राफ्स को, न्यू एंड एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ्स को ऐड कर दिया जाता है और मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया जाता है। ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जनवरी 2009। अब इसका ऑपरेशन कब होता है? तो ये याद रखना 1 जनवरी 2009 से इसने एक्चुअली वर्किंग करना स्टार्ट किया है। नाम है इंडियन फार्मासोपिया कमीशन। स्टैंडर्ड सेट करने का काम है, मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट पब्लिश करने का काम भी इनका ही है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखना बस सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने सारी चीज़ें वही जोड़ी है जो कि काम की है। चेयरपर्सन कौन होता है? तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का जो चेयरमैन सेक्रेटरी होता है वही इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर चेयरपर्सन होता है। हेडक्वार्टर गाजियाबाद यूपी। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। चलो एक और टॉपिक न्यूज़ में है जो मैंने अभी आपको आर्टिकल दिखाया था, लो रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ पॉक्सो केसेज बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। यानी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है उनके द्वारा अभी पॉक्सो के बहुत ही कम केसेज को डिस्पोज किया जा रहा है। तो क्या इशू चल रहा है? तो अभी हमारे लिए क्या ये न्यूज़ काम की है कि अभी क्या हो रहा है? हमारे लिए काम की न्यूज़ एक तो पॉक्सो एक्ट, एक होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। दोनों को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। समझो सबसे पहले पॉक्सो एक्ट क्या होता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। याद रखना है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, ठीक है। ये कब आया? तो 14 नवंबर 2012 से इफेक्ट में आया है। अब इसका पॉक्सो का उद्देश्य क्या है कि देखो चाइल्ड, जो इन बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर कौन आ गया? मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया। बॉयज जो बॉयज़ और गर्ल्स जो कि 18 साल से कम है, वो उन दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर उनके साथ में कोई सेक्सुअली हरासमेंट होता है तो उन पर कौन सा एक्ट उनके लिए काम करेगा? पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो 14 नवंबर 2012 को आ गया था। इनेक्टेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियाज रेटिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992 1992 के अंदर एक राइट्स ऑफ चाइल्ड करके जो कन्वेंशन आया था, याद रखना, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसी को रेटिफाई करते हुए हम एक एक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, ठीक है। टू एड्रेस ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। अगर उन्हें कुछ इस तरह की बद्दी या जो हम बोलते हैं अश्लील गालियाँ दी जाती है, अश्लील बद्दी उन पर टिप्पणी की जाती है या उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है तो पॉक्सो एक्ट लगेगा। चाइल्ड इज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है? तो ऐसा पर्सन जो कि 18 साल से कम है। क्या वो मेल हो सकता है? बिल्कुल, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है कुछ, बट क्या नाम है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है पॉक्सो एक्ट। अमेंडेड इन 2019। इसको अमेंड कब किया गया? 2019 में, ताकि इसके अंदर डेथ पेनल्टी को जोड़ा गया फॉर कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम ऑन चिल्ड्रन। कि अगर बच्चों पर सेक्सुअल क्राइम किया जाता है, जघन्य अपराध किया जाता है, तो उस केस में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने नोटिफाई किया है द पॉक्सो रूल्स 2020 को भी नोटिफाई किया है, ठीक है। अभी आप सोच के रखना है कि पॉक्सो एक्ट पे कौन सी मिनिस्ट्री एप्लीकेबल है, मैं बताऊंगा बाद में। फीचर्स क्या है? तो जनरल न्यूट्रल नेचर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरल न्यूट्रल नेचर का मतलब क्या, मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉयज दोनों पर एप्लीकेबल है। ईज इन रिपोर्टिंग केसेज, इसके अंदर क्या है कि इसके रूल्स को इतना अच्छा बनाया गया है कि रिपोर्टिंग केसेज को बहुत ईजी कर दिया गया है। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ है कि इसके अंदर डेफिसिट टर्म्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। जैसे चाइल्ड की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि चाइल्ड में बॉय और गर्ल्स दोनों इंक्लूड है। और उसके अलावा अगर कहीं पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मटेरियल है वो भी स्टोर किया जाता है तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा।
क्योंकि देखो बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं होती है, और अगर कहीं चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो उसका नुकसान किसको होता है, अल्टीमेटली जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसको सहन करना पड़ता है। तो स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल हैज बीन मेड ए न्यू ऑफेंस। इसके अंदर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो इश्यूज क्या है, इश्यू विद द इन्वेस्टिगेशन, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पुलिस फोर्स। ठीक है, मैंने अभी आपको पूछा था कि मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इससे रिलेटेड पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कोई भी रूल्स बनाने का काम किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद इश्यू समझ लो साथ के साथ ही, इश्यू विद द इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन में इश्यू है क्यों, क्योंकि देखो एक चीज़ बताओ, इसके अंदर एक रूल है, एक प्रोविजन है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी, पुलिस ऑफिसर, वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर। पर एक्चुअल में हमारे यहाँ पे 10 जो टोटल पुलिस ऑफिसर्स है उसका 10% ही फीमेल है। तो आप सोचिए ऑलरेडी हमारे को फीमेल ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर इस केस में ऐसा होगा तो कितनी दिक्कत आएगी। तो लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इन पुलिस फोर्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बाय ए वुमन सब इंस्पेक्टर एट चाइल्ड रेजिडेंस। इस चीज़ को समझाता हूँ। देखो मैंने अभी जस्ट समझाया था आपको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है पुलिस फोर्स में वो बहुत कम होता है। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बाय ए वुमन सब इंस्पेक्टर एट चाइल्ड रेजिडेंस, यानी जो चाइल्ड का रेजिडेंस है, जहाँ चाइल्ड रह रहा है घर पर, या तो उसके घर पर या ऐसी कोई लोकेशन जो वो डिसाइड करे उसकी चॉइस के हिसाब से, वहाँ पर उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। किसके द्वारा लिया जाएगा, फीमेल पुलिस फोर्स के द्वारा। लेकिन जो वुमन का स्टाफ है वो केवल 10% है। तो आप सोचिए वो क्या क्या काम करेंगे, बहुत सारी जगह फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की नीड होती है, लेकिन इशू कितना है। लेप्सेज इन द इन्वेस्टिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट इन ऑडियो वीडियो मीन्स बट इन एक्चुअल इट लेप्सेज। देखो इन्वेस्टिगेशन के अंदर रूल तो प्रोविजन तो ये है कि ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती नहीं है, और जो हमारे मेंबर्स है या जो व्यक्ति है वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम, या पुलिस ऑफिसर्स डिसाइड कर लेते हैं कि इसको कैसे सेट करना है। तो फिर प्रोविजंस का तो फॉलो हुआ ही नहीं, तो क्या मतलब है इस एक्ट का। ऐसा ये टॉपिक देख लिया। उसके अलावा फाइलिंग ऑफ चार्ज में भी डिले हो जाता है। कितनी बार ये बोला जाता है कि इन्वेस्टिगेशन 1 महीने में कंप्लीट करनी है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम लगता है, और कभी कभी तो 1 साल भी लग जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन में डिले चल रही है, ये अपने आप में इश्यू है। चलो अब ये पॉक्सो एक्ट हमने समझ लिया कि भाई जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब एक चीज़ समझो कि क्या इसके अलावा और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, तो बिल्कुल है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिनको बोला जाता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बोला जाता है, अभी तो पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बोला जाता था। अब इस चीज़ को समझो, क्या है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। एक तो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की शेयरिंग रहेगी। 60-40 का रेशियो रहता है मोस्टली, और हिमालयन स्टेट्स और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर 90:10 का रेशियो रहता है। 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10% जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके द्वारा दिए जाएंगे। चलो अभी ये टॉपिक क्या, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसको समझो। पहली बार फास्ट ट्रैक को किसने रिकमेंड किया था एफटीसी को, तो 11th फाइनेंस कमीशन, जो कि 2000 में आया था। याद रखना 2000 के अंदर 11वां फाइनेंस कमीशन आया था, उसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। ये ब्रिंग डाउन करता है पेंडेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब इस चीज़ को याद रखना, इसका काम क्या है, ये ब्रिंग डाउन करता है पेंडेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया और एक सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, उसके अंदर जो पेंडेंसी होती है उसको ब्रिंग डाउन करने का काम किसका होता है, ये हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट का ही होता है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी चल रही है उसको कम करना, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेके आया गया था। सेंटर ने क्रिएट किया था 1734 कोर्ट इन स्टेट फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए उन्होंने, कब 2000 के अंदर जब रिकमेंडेशन आई थी उसके बाद में 1734 कोर्ट की स्थापना की थी। उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने उनकी फंडिंग रोक दी थी, उसके बाद 2011 में फंडिंग रुक गई थी। लेकिन उसके बाद दिसंबर 2012 में क्या हुआ था कि एक केस हुआ था, मतलब निर्भया केस, सबको पता होगा। उसके अंदर क्या हुआ था कि एक निर्भया फंड की स्थापना की गई थी। उसके बाद जैसे निर्भया फंड स्थापित हुआ, एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया गया 2015 को, एक फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट की स्थापना की गई, एक स्पेशल कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद अदर स्टेट जैसे यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, इन अदर स्टेट्स ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की। किसके लिए, जो हमारे ये मतलब रेप के केसेज होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। यूपी, जम्मू कश्मीर एंड बिहार, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। एंड फिर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एक्सपेक्टेड टू एंश्योर स्विफ्ट डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस, और इसी के बाद हमारी क्या स्थापना हो गई थी, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर आया गया था। उनका काम ये था कि जस्टिस फटाफट, मतलब स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस को लाया गया। 2019 में अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया स्कीम फॉर सेटिंग अप 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। 2019 में अल्टीमेटली हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई एरोज द कंट्री फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग रेप केसेज, यानी अगर कोई पेंडिंग रेप केसेज है उनसे डील करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई। स्ट्रेंथन द डिटरेंस फ्रेमवर्क फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, उसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो सेक्सुअल ऑफेंस है उसके लिए डिटरेंस, लोगों में डर पैदा करना, उसको मजबूत किया गया। अप टू जून 2023, यानी सोचिए आप 2019 में तो लाया गया, उसके बाद 2023 तक, मतलब सिर्फ 4 सालों के अंदर 1.74 लाख केसेस को डिस्पोज कर दिया गया भाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के द्वारा। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन अभी और भी समझाऊंगा। स्पीडी जस्टिस मिलने लग गया लोगों को। 763 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट आर करंटली फंक्शनल एरोज 29 स्टेट्स, यानी 29 स्टेट्स में 763 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रहे हैं। 412 कोर्ट्स आर एक्सक्लूसिवली पॉक्सो कोर्ट, और 412 कोर्ट तो ऐसे हैं जो केवल पॉक्सो कोर्ट ही है, जो सिर्फ बच्चों के लिए देखते हैं कि बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस ना हो।
अब चैलेंजेस क्या है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो ये कोर्ट के रूम ऐसे बने हुए हैं जैसे कि कोर्ट नहीं हो, एक कमरा हो, तो ये भी अपने आप में इशू है। लो डिस्पोजल रेट्स, अब 1.74 लाख केस तो मैंने बता दिए, बट वो केवल 19% केस डिस्पोज हुए, बाकी 80% तो डिस्पोज ही नहीं हुए, तो ये भी अपने आप में इशू है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जुरिस्डिक्शन बहुत लिमिटेड है। जैसे स्पेसिफिक केसेज का मतलब ये क्या डील करते हैं, केवल स्पेसिफिक केसेज होते हैं उनको ही डील करने का काम करते हैं। वैकेंसी एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, डिले इन जस्टिस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को समझो कि लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि आप केवल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का काम किससे रिलेटेड है, जो अगर कोई किसी के साथ रेप केस होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो क्या दूसरे जुरिस्डिक्शन दूसरे एरिया के अंदर भी हम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं लेके आ सकते क्या? अगर लेकर आते हैं तो उससे क्या होगा, लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो वैकेंसीज एंड लैक ऑफ मतलब ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। और वैकेंसी एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग मैं बता देता हूँ कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में अभी जज ही नहीं है, और अगर जज ही वैकेंट होंगे तो उससे सबसे बड़ा इशू क्या होगा, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। अगर कोई पॉक्सो एक्ट में भी आया है और अगर वहाँ वैकेंसी चल रही है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, तो जस्टिस में भी डिले रहता है। चलो ये टॉपिक देख लिया, बहुत सिंपल टॉपिक है, समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। याद रखना 11th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से आया था 2000 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद एनी एक्टिविटी इज बेटर फॉर यूर हार्ट देन सिटिंग। अब इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, एक बार आर्टिकल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो एक ऑथर ने लिखा है कि एनी एक्टिविटी इज बेटर फॉर यूर हार्ट देन सिटिंग। तो अगर कोई भी एक्टिविटी है वो बेटर होती है फॉर यूर हार्ट देन सिटिंग। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, आपको अगर अच्छे से आपकी लाइफ जीनी है, आपके हार्ट को स्वस्थ रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह रनिंग करनी पड़ेगी या फास्ट वॉकिंग करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक डीप स्लीप लेनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, ऐसा ऑथर बोलता है। क्योंकि हमको यह आर्टिकल के अंदर देखो ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं है, पर जो काम की चीज़ें वो समझा देता हूँ कि हमको डीप स्लीप लेनी पड़ेगी, यानी डेली बेसिस पे 7 आवर्स की नींद, और वो भी डीप स्लीप, मतलब मोबाइल को साइलेंट कर दो, दूसरी सब चीज़ों को छोड़ के एकदम प्रॉपर नींद निकालनी है पूरे फोकस के साथ, और अच्छे से नींद निकालो। उसके चेहरे से आपके डार्क सर्कल हट जाएंगे, आंखों के नीचे की जो डार्क सर्कल है वो हट जाएंगे। उसके अलावा जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी की रिटेनिंग क्षमता बढ़ जाएगी। इस तरह जो भी प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट होगी और आपका माइंड भी काम करने लग जाएगा। तो ये अपने आप में ऐसा ऑथर बोलता है। तो ये चीज़ मैंने बता दी। एक चलो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद एक टॉपिक और न्यूज़ में आया है, ग्रीन टर्टल नेस्टिंग एक्सपांड अंडर वार्मिंग क्लाइमेट। अभी क्या हो रहा है कि ग्रीन टर्टल न्यूज़ में आया है, कभी नाम नहीं सुना होगा बट मैं बता देता हूँ। ग्रीन टर्टल क्या होता है, जैसे टर्टल की एक स्पीसीज होती है, ये क्या होता है, ग्रीन टर्टल का काम क्या होता है, ये देखो समुद्र में तो मतलब तैरता ही है, उसके अलावा ज़मीन पर भी तैर सकता है। तो ये क्या करते हैं, अभी टाइम आ गया कि ये अपने एग्स जो मतलब इनका जब बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उससे पहले इनको एग्स को कहाँ पे करते हैं, ये समुद्र के किनारे आते हैं और वहाँ पर रेत के अंदर इनके बच्चों को गाड़ देते हैं, मतलब उस रेत के अंदर खड्डा खोद के एग्स को डाल देते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। क्योंकि समुद्र से बाहर जब वो रेत के किनारे पे आते हैं तो उनको थोड़ा वार्म मतलब वो गर्म क्लाइमेट मिल जाता है, और उस गर्म क्लाइमेट में उनके बच्चे अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे टूरिज्म में बढ़ रहा है, लोगों की छेड़छाड़ के कारण सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है, लोगों की छेड़छाड़ से सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि वहाँ पर जो मतलब पॉपुलेशन, जो एग्स की पॉपुलेशन ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं और जो उनको छिपाते हैं, उनको जो जनरल पब्लिक है वो डिस्टर्ब कर देती है। तो ये अपने आप में इशू है। तो धीरे धीरे उनका मतलब एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाएगा अगर और वो एंडेंजर्ड कैटेगरी से और भी मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड में चले जाएंगे। तो अभी हमको समझना होगा कि ग्रीन टर्टल होते क्या है। तो सबसे पहले ग्रीन टर्टल मतलब ग्रीन सी टर्टल बोला जाता है, इसको साइंटिफिक नेम है सेलोनिया माइडोस, याद रखना सेलोनिया माइडस। उसके बाद ये टाइप्स क्या है, तो ये एक रेप्टाइल टाइप्स का है, मतलब उभयचर जो पानी में भी चल चलता है, जमीन पर भी चल चलता है। उसके बाद इसकी डाइट क्या है, तो हर्बीवोर, यानी ये घास खाता है। क्या खाता है, घास। तो ये ध्यान में रखना है। एक ग्रीन सी टर्टल इज नॉट ऑलवेज ग्रीन, ये हमेशा ग्रीन नहीं होता है। देखो मोस्टली तो ये ग्रीन ही होगा, इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है या जो नीचे वाले एरिया के अंदर जो बीच वाला पोर्शन होता है ना वो ग्रीन होता है मोस्टली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ग्रीन होगा। हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा हार्ट शेप्ड शेल कैन भी, वो अलग अलग कलर्स की हो सकती है, जैसे ब्राउन कलर हो सकता है, ओलिव कलर हो सकता है, ग्रे कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है। याद रखना, ब्राउन कलर, ओलिव कलर, ग्रे कलर और ब्लैक कलर, कौन सा भी कलर हो सकता है। उसके अलावा अंडर साइड इज येलोविश व्हाइट कलर, और जो अंदर की साइड होती है, जो कि हम बोलते हैं उसका, जैसे कोई भी टर्टल होता है तो उसके अंदर की साइड में, इन साइड में कौन सा कलर होता है, येलोविश व्हाइट कलर। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा हो सकता है, वेट मतलब इसका ये बहुत बड़ा होता है साइज में तो, और इसकी वेट कितना हो सकता है, 139 किलोग्राम तक हो सकता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट नहीं है। अलाउ द टर्टल टू मूव क्विकली एंड अर्ली थ्रू द वाटर थ्रू पेडल लाइक लिम्स कॉल्ड फ्लिपर्स। मतलब इसके अंदर जो आगे के पैर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लिपर बोला जाता है। वो एक तरह से पेडल की तरह होते हैं, जैसे साइकिल के अंदर पेडल होते हैं ना, वैसे इसके अंदर जो इसके पैर होते हैं वो पेडल की तरह होते हैं, और वो इसको आगे बहुत जल्दी गति से समुद्र के अंदर तैरने में मदद करते हैं। इसका वेट होता है 136 से 159 किलो तक हो सकता है, इतना इसका वेट हो सकता है। उसके अलावा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी टर्टल नहीं है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है ग्रीन टर्टल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी टर्टल, तो बिल्कुल नहीं है। लार्जेस्ट सी टर्टल कौन सा है, तो लेदरबैक सी टर्टल। याद रखना है, लेदरबैक सी टर्टल होता है, वो होता है लार्जेस्ट सी टर्टल। दे ले
एक्स ऑन बीचेज, यानी ये बीचेज पर अपने एक्स को रखते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा इनकी लोकेशन कहाँ है, मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तो एक अटलांटिक और पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, सभी जगह ग्रीन टर्टल पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। ठीक है, आयुषन की कैटेगरी देख लो, एक तो एंडेंजर्ड कैटेगरी होती है, याद रखना है एंडेंजर्ड कैटेगरी होती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 होता है, मतलब ये इसकी जो धीरे धीरे पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको शेड्यूल 1 में डाला गया, इसका मतलब है कि इसकी ट्रेडिंग पर, जो इसकी हंटिंग पर रोक लगा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इस पर इसकी हंटिंग नहीं कर सकता है, ऐसा शेड्यूल 1 के अंदर इसको कवर किया गया है। चलो ये टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक आया है आज, मैं उसको समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। व्हाट डज ए स्पेशल पैकेज मीन फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो अभी एक प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन आया है, उसको समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता क्या है, उसकी मिनिस्ट्री बता के रखना, आपको याद रखनी है, और कमेंट कर सको तो कर दो, मैं तो बताऊंगा ही हूँ, बट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आजकल क्या हमारे यूजर्स की डिमांड पे हमने धीरे धीरे मिनिस्ट्रीज को भी ऐड किया है, सबके क्या क्या ईयर से सबको ऐड किया है, ताकि यूपीएससी में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो उसको। सबसे पहले पीवीटीजी क्या होता है तो उसको समझा देता हूँ। देखो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता क्या है, तो क्रिएशन ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। सबसे पहले 1973 के अंदर एक डेबर कमीशन आया था, याद रखना 1973 के अंदर डेबर कमीशन आया था, उनके द्वारा एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की स्थापना की गई थी, बस ये याद रखना है आपको। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, डेबर कमीशन के द्वारा 1973 की रिकमेंडेशन पर, डेबर कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1973 के अंदर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की स्थापना की गई। उसके बाद इसको क्यों क्रिएट किया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को, विच आर लेस डेवलप्ड अमंग ट्राइबल ग्रुप, यानी ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी जो लेस डेवलप्ड है उनको बना दिया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 2006 के अंदर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोला गया। ठीक है, 1975 की बात सुन लो, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे 52 ऐसे ग्रुप्स, यानी पीवीटीजी कितने लोगों को बनाया था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप चलता था उस टाइम, तो 52 ऐसे ग्रुप्स को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। उसके बाद 23 एडिशनल वर एडेड इन 1993, तो टोटल कितने हो गए 85, मतलब 75 है 1975 के अंदर, जो टोटल 75 हो गए, और कितने 52 तो 1975 के अंदर, और 23 कब ऐड किए गए 1993 के अंदर, टोटल कितने हो गए 75 आउट ऑफ 705 शेड्यूल ट्राइब। टोटल 705 शेड्यूल ट्राइब के अंदर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन से हैं, कितने हैं, टोटल 75, और इनकी आउट ऑफ 75 मोस्टली पीवीटीजी इन ओडिशा, और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो ओडिशा के अंदर। अभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था थोड़े टाइम पहले कि उन्होंने बोल दिया 85 पीवीटीजी है, तो हमको क्या लिखना था, गलत आंसर है 75 है, क्योंकि हमको ध्यान में है इसलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीवीटीजी, आप कैसे डिसाइड करोगे ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर उनकी पॉपुलेशन घट रही है, उनके अंदर लो लिटरेसी रेट है, यानी एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, उसके अलावा रिटन लैंग्वेज में की कमी है, उनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है, तो इस कैटेगरी वाले अगर पर्सन्स है तो उनको किस में डाल दिया जाएगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, क्योंकि धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन डाउन होती जाएगी। उसके बाद इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उनकी मिनिस्ट्री है। चलो ये टॉपिक देख लिया। उसके बाद इसी के अंदर एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया है। मिशन विल बी लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ रीचिंग द लास्ट माइल आर ऑफ 7 सप्तऋषि प्रायोरिटी, यानी टोटल हमारे पास 7 सप्तऋषि प्रायोरिटी है। अब आप बोलोगे सप्तऋषि प्रायोरिटी किसके लिए है, तो 7 प्रायोरिटी किसके लिए है, हमारे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए हमने 7 प्रायोरिटी को लॉन्च किया है। उसके अंदर एक रीचिंग द लास्ट माइल वाला है, उसके अंदर इस मिशन को लॉन्च किया है। सबसे पहले मैं आपको 7 सप्तऋषि प्रायोरिटी दिखा देता हूँ। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमको क्या करना है, ट्राइबल्स का इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है। रीचिंग द लास्ट माइल, हमको लास्ट माइल तक पहुंचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट करना है ताकि उनके भविष्य में ग्रोथ हो। अनलिशिंग द पोटेंशियल मतलब जो उनके भविष्य में होने वाली जो भी आगामी संभावना है उनको आज से उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। ग्रीन ग्रोथ, यानी उनको एनवायरनमेंट, देखो वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं मोस्टली लोग, तो हमको क्या करना है कि उनको उनकी कम्युनिटी को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, एनवायरमेंट को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और साथ में उनको मॉडर्न जो हमारी साइंस है, मॉडर्न एजुकेशन उनके साथ में भी जोड़ दिया जाए। तो ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए, यूथ पावर होना चाहिए, उनके यूथ को बढ़ावा देना चाहिए और उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो जो ये हमारे ट्राइबल ग्रुप्स है उनके लिए और वर्किंग कर सके, और फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। तो इस तरह सप्तऋषि प्रायोरिटीज़ है। अब उनमें से एक प्रायोरिटी है रीचिंग द लास्ट माइल, उसी के तहत हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, सेफ हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, क्लीन ड्रिंकिंग प्रोवाइड करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, रोड बनाएंगे, लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे। तो सारी चीज़ें आ गई उसमें, सेफ हाउस, क्लीन ड्रिंकिंग मतलब साफ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन, रोड एंड लाइवलीहुड, सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड करने वाले हैं। चलो, और बजट कितना है इसका, तो 15,000 करोड़ का बजट हमने सरकार ने पास किया है। और बेनिफिट कितने लोगों को होगा, तो 3.5 लाख लोगों को के आसपास ट्राइबल्स होंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा इस मिशन से। प्रधानमंत्री, याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, याद रखना है आपको। चलो, ये टॉपिक बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पीवीटीजी को भी समझ लिया है। उसके बाद अब एक टॉपिक आया है, मैं समझा देता हूँ आपको, पहले एक बार आर्टिकल दिखा देता हूँ। वुमेन्स का आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइज, क्या वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स है वो क्या बढ़ रहे हैं। अब हमको क्वेश्चन क्या आया है,
मतलब सॉरी एडिटोरियल क्या है या आर्टिकल क्या है कि वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो अभी हमको पढ़ना है एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो अभी हम उसको पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ डेटा है। 7 तारीख को ऑलरेडी पढ़ लिया था, बट मैंने कहा आज और जोड़ देता हूँ। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये वाला डेटा अगर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको डेटा थोड़ा मेमोराइज होने लग जाएगा, तो अपने लिए काम की चीज़ हो जाएगी ऐसा। देखो सबसे पहले एनसीआरबी को पढ़ लेते हैं, उससे क्या होगा थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा चीज़ें। 1 सेकंड है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो अभी आप टॉपिक को देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब इस चीज़ को समझ लो, एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? तो 1986 के अंदर। इसका काम क्या है कि देखो ये एक रिपोजिटरी की तरह काम करता है, मतलब डेटा को रिकॉर्ड करना, स्टोर करने का काम किसका है? एनसीआरबी का। क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यानी अगर कोई क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन है, कोई क्राइम की इन्फॉर्मेशन है, और कोई क्राइम की इन्फॉर्मेशन है, क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर करना, ताकि क्या हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर फायदा मिल सके। तो स्टोरेज का काम किसका है? एनसीआरबी का। और एक टंडन कमेटी आई थी, उसके बाद एक नेशनल पुलिस कमीशन आया था 1977 से 1981, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स थी, उनकी रिकमेंडेशन थी 1985 में। उन सब की रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1986 में किसकी स्थापना की गई? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली के अंदर। एक्ट करता है एज ए नेशनल वेयर हाउस, यानी नेशनल वेयर हाउस या नेशनल स्टोर हाउस के रूप में काम करता है फॉर ए फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन एंड फॉरेन क्रिमिनल्स। अगर कोई इंडिया और फॉरेन के क्रिमिनल्स है, उनसे रिलेटेड कोई भी फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड्स है, वो भी कहाँ पर रहते हैं? एनसीआरबी के पास में। इसके 4 डिवीजन से याद रखना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम, क्राइम स्टेटिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट्स और ट्रेनिंग। 4 चीज़ें याद रखना, एक तो ट्रेनिंग डिवीजन है, एक फिंगरप्रिंट का डिवीजन अलग है, क्राइम स्टेटिस्टिक्स का डिवीजन अलग है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम का डिवीजन अलग है। और सबसे मेन चीज़, इनके क्या क्या पब्लिकेशन है, ऐसे कौन सी रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं? तो देखो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, उसके बाद जो ये सेकंड वाली लाइन पढ़ लेना आप, एक्सीडेंटल डेथ और जो ये वाली रिपोर्ट्स है उनको पब्लिश करते हैं, प्रिजन स्टेटिस्टिक्स को पब्लिश करते हैं, और रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमन की जो रिपोर्ट्स होती है उसको पब्लिश करने का काम करते हैं, और इंडिया में चिल्ड्रन इन इंडिया, ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करने का काम किसका है? एनसीआरबी का। अब ये एक लाइन में मैंने नाम नहीं बोला है, आपको दिख रहा होगा एक्सीडेंटल डेथ के आगे कुछ लिखा हुआ है, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के अंदर सबसे बड़ी इश्यू क्या है कि अगर इस टाइप का वर्ड बोला जाता है तो वो वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद आपको भी वीडियो चलाने में बहुत इश्यू आएगा, इसलिए मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, बट आप इसको पढ़ लो। क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड जो वर्ड है प्रिजन स्टेटिस्टिक्स, रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमन और चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये टॉपिक हमने देख लिया। चलो एनसीआरबी को बहुत अच्छे से समझा है 1986। अब कुछ डेटा देख लेते हैं, बहुत सिंपल डेटा है, सिर्फ एक बार सिर्फ देखना है। चलो एनसीआरबी की अभी 2022 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आई है जो अभी हमने पढ़ी है, उसके अंदर ओवरऑल क्राइम स्टेटिस्टिक्स बताए गए हैं कि टोटल 58 लाख कॉग्निजेबल क्राइम वर रजिस्टर्ड किए गए हैं, 2021 से 4.5% डिक्लाइन हुआ है। चलो ठीक है, उसके बाद क्राइम रेट के अंदर कितनी डिक्लाइन हुई? 2021 में 400 पर कैपिटा, मतलब जो क्राइम रेट पर पॉपुलेशन जो बोलते हैं हम, उसके अंदर 445.9 2021 में थी, और 2022 में 422.20 थी। ठीक है, सेफेस्ट सिटी कौन सी है? तो सेफेस्ट सिटी अभी इंडिया के अंदर कोलकाता सेफेस्ट सिटी बोला जाता है उसको, और उसके बाद वो भी कंटिन्यूसली तीसरे साल सेफेस्ट सिटी बोला गया है, और एज पर एनसीआरबी की क्राइम इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से। और उसके बाद पुणे है महाराष्ट्र के अंदर, और हैदराबाद है तेलंगाना के अंदर, वो तीसरे नंबर की सेफेस्ट सिटी है। साइबर क्राइम्स के अंदर भी राइज हुआ है। कैसे? पहले कितने केस थे? 52,974, अब हो गए 65,000। तो 65,000 के आसपास जो केस हैं वो 2022 में हो चुके हैं, 24.4% राइज हुए हैं। चलो अब ये आपको जो वर्ड दिख रहा है वो मैं बोलूंगा नहीं, बट इसको समझ लेना। 2022 के अंदर 1.7 लाख केस हुए हैं, इसको मैं सुसी बोलूंगा। क्या बोलेंगे? सुसी। 2022 के अंदर कितने सुसी के केस हुए थे? 1.7 लाख केसेज, मोर देन 4.2% फ्रॉम 2021 में जो केस हुए उससे 4.2% ज़्यादा, प्लस रेट इज रोज बाई 3.3% पर लेक पॉपुलेशन, यानी पर लेक पॉपुलेशन पे 3.3% की इंक्रीमेंट हो गई है सुसी के केस में। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, बैंकरप्सी हो जाती है, दिवालियापन, इनडेप्टेडनेस यानी उधारीपन हो जाता है, उसके अलावा इलनेस बढ़ जाती है, लोगों के अंदर बीमारियां चल रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, लोग अगर बेरोजगार है तो उन केस में भी वो सुसी कर सकते हैं। चलो हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुए हैं, फिर तमिलनाडु में हुए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर केरला में, फिर तेलंगाना में। ये याद रखना है। डेली वेज वर्कर्स का कितना बड़ा, वो डेली बेसिस पर अर्निंग करते हैं, टोटल सुसी के केस में 26% केस तो इनके ही है, डेली वेज वर्कर्स के। उसके बाद स्टूडेंट्स की देख लेते हैं तो अराउंड 12,000 पर ईयर सुसी के केस है। कितने? 12,000 केस है स्टूडेंट्स के, ये भी बहुत बड़ा डाटा है। और क्राइम अगेंस्ट, एक तो 80 और एसटी के अगेंस्ट जो क्राइम है वो भी ओवरऑल बढ़ा है पिछले सालों में, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ये क्राइम बढ़ा है। चलो क्राइम अगेंस्ट वुमन के अगेंस्ट क्राइम जो अभी हमने पढ़ा था, अब उसको देख लेते हैं। टोटल 4,45,256 केस ऑफ क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं, किनके अगेंस्ट? वुमन के अगेंस्ट, मतलब वुमन वाले केसेस की वुमन के अगेंस्ट क्राइम किया गया है लोगों के द्वारा, 4,45,256 केस।
4% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2021 से। उसके द्वारा हस्बैंड के द्वारा क्रूलिटी की जाती है, जो अपन कहते हैं निर्दयपन, वो किया जाता है, लोगों के द्वारा मारा पीटा जाता है और उनके रिलेटिव्स के द्वारा उनको मारा पीटा जाता है, पति के रिलेटिव्स के द्वारा किडनैपिंग कर ली जाती है, उसको हरास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसका कितना है 8.7% इंक्रीज हुआ है 2021 से। उसमें 45% केस तो किडनैपिंग के हैं और एब्डक्शन यानी उनको परेशान करना, उन पर एक्सप्लॉइटेशन करने के केस 39% है। उसके बाद सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट क्राइम कितने हो रहे हैं, उसके अंदर सीनियर सिटीजन के क्राइम भी बहुत बढ़ गए हैं, 9% से बढ़ गए हैं। पहले 28,000 केस थे, अब 26, मतलब पहले 26,000 केस थे, अब 28,000 हो गए हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी आने लग गई है कि एकल परिवार में रहना है और माता पिता का ध्यान नहीं रखना है। और चोरी के केस कितने, थेफ्ट के केस बढ़े 13% से। किनके साथ में, सीनियर सिटीजन के साथ में जो चोरी होती है या उनके साथ में चीटिंग हो जाती है, उनके केस 11% और 13% से बढ़े हैं। उन्हें क्या बहुत आसानी से जांचे में ले लिया जाता है लोगों के द्वारा। एनिमल अटैक्स कितने हुए हैं? अब आप बोलोगे एनिमल अटैक्स क्यों हो रहे हैं? जैसे जैसे ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम जंगलों का, वनों का दोहनीकरण कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट होते हैं, उनका जो डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, तो एनिमल कहाँ आएंगे? एनिमल आएंगे नॉर्मल ह्यूमन वाले एरिया के अंदर, ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि हम उनके एरिया में चले गए हैं। एक्चुअली वो हमारे एरिया में नहीं आ रहे हैं, हमने सारा जंगल ही काट दिया है, तो हम उनके एरिया में चले गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, तो आना ही पड़ेगा, उनको अटैक करना ही पड़ेगा। तो गेटिंग इंजर्ड ड्यू टू एनिमल अटैक्स 19% इंक्रीज हुए हैं सच इंसिडेंट इन 2022 में। जैसे पैंथर ने अटैक कर दिया है, हाथी ने अटैक कर दिया है, किसने अटैक कर दिया है, तो टोटल कितना 19% इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स कहाँ हुए? तो यूपी के अंदर, ओडिशा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। एनिमल और इंसेक्ट बाइट यानी जो सांप के काटने से, इंसेक्ट है जानवरों के काटने से 16.7% का इंक्रीज हुआ है। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, यानी स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंस है उसको भी समझ लो। स्टेट कौन सा है हमारा? जो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। 2022 के में इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 25%। कैसे कि स्टेट के अगेंस्ट का मतलब लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं, स्टेट के खिलाफ बोल रहे हैं, इस टाइप के जो क्राइम्स होते हैं जो हमारे देश की इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे रिलेटेड क्राइम भी बढ़ गए हैं। क्योंकि अब लोगों के अंदर क्या उतावलापन बढ़ गया है और लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे होशियार वही है, तो उनको अपने देश के प्रति सम्मान नहीं है, भारत के खिलाफ नारेबाजी करना, इन सब के जो केसेज है वो भी बढ़ गए हैं। 25% इंक्रीज हो गए हैं इन केसेज रजिस्टर्ड अंडर यूएपीए एक्ट ड्यूरिंग द पीरियड। 2022 का जो पीरियड था उसके अंदर 25% राइज हुआ है यूएपीए केस में। मतलब लोग हमारे देश की इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी के खिलाफ कितने लोग हैं ये आप देख लीजिए। इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर क्या होते हैं, जैसे स्मगलिंग करना, काउंटर फिटिंग करना, नोट होते हैं उनकी करेंसी की काउंटर फिटिंग है, नकली नोटों की जालेसाजी, नकली नोटों का आदान प्रदान, ड्रग्स का इधर उधर स्मगलिंग करना, गोल्ड की स्मगलिंग करना, ये सब इकोनॉमिक ऑफेंस में आते हैं। तो इकोनॉमिक ऑफेंस को कैटेगराइज किया गया है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हिसाब से, चीटिंग के हिसाब से, फ्रॉड के हिसाब से और काउंटर फिटिंग के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। किसके द्वारा? एनसीआरबी के द्वारा। कॉन्फिस्केटेड अभी इंडियन करेंसी, फेक करेंसी, अभी थोड़े से टाइम पहले हमने 342 करोड़ की इंडियन फेक करेंसी को कॉन्फिस्केट किया है, तो ये भी अपने आप में इश्यू है। और हमारे यहाँ पे कुछ अभी जस्ट रिसेंट में एक आपने रेड केस देखा होगा जिसमें 200 करोड़ रुपए की रेड की गई है। 200 करोड़ के नोट मिले हैं एक व्यक्ति के पास में, एक नेताजी के पास में। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एक्चुअली 200 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, इनकम टैक्स की रेट चल रही है। उसके अलावा फॉरेनर्स के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, यानी कोई फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं उनके अगेंस्ट जैसे उनका हरेसमेंट करना, उनके साथ फ्रॉड करना, उसके 192 केस रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 में। 2021 में 150 केस थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की मतलब ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो फ्रॉड करने का काम करते हैं। हाई चार्जशीट रेट्स, और हाई चार्जशीट के सबसे ज़्यादा रेट्स कहाँ हैं? तो भाई केरला में, उसके बाद पुडुचेरी के अंदर, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। तो ये हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को बहुत अच्छे से देखा है, उसके बाद क्राइम्स के रिलेटेड सारा डेटा देख लिया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से समझा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसकी, और टेबर कमीशन उससे रिलेटेड है। उसके अलावा हमने हार्ट फेलियर से रिलेटेड चीज़ें देखी है, ग्रीन टर्टल को समझा है, एंड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को देख लिया है। उसके अलावा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अलावा और क्या न्यूज़ हो सकती है? पॉक्सो एक्ट को अच्छे से देखा है, और एक इंडियन फार्मासोपिया कमीशन को बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझा है। तो सारे टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आपको समझना है। और अगर आपके घर में सभी, आपको अपनी सिस्टर से, मम्मी है, जिनको भी सबको समझाना है कि हमको जो वो वाली टेबलेट है, मप्ता है नाम से टेबलेट है, क्या नाम है इसका, मेप्टाल स्पा, इसको कम से कम यूज करना है, ऐसा आपको समझाना है, ताकि अपने घर में भी अवेयरनेस हो और उससे क्या दिक्कत नहीं आए, अपने परिवार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो भारत माता की जय।